सो दोस्तों वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एडी क्रिएटर पे। तो जिस तरह आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आस्था की इनिशियल स्टोरी को सारा देख लिया था कि किस तरह आस्था, जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती, वो ऐसी दुनिया में पैदा हो जाता है जहाँ पे मैजिकली पावर सब कुछ होता है, जिसकी वजह से लोग लिटरली यार आस्था पे हंसते थे। लेकिन फिर टाइम चेंज होता है और आस्था भाई अनलॉक कर लेते हैं अपनी 5 लीफ क्लोवर। और फिर दोस्तों मैं आपको सही बात बता दूं कि आस्था भाई वो खाली वाहिद बंदा है जिसके पास 5 लीफ क्लोवर है। तो समझ सकते हो ना आप कितना पावरफुल है। और फिर आस्था भाई अपनी 5 लीफ क्लोवर के साथ मैजिक नाइट एंट्री एग्जाम देने के लिए क्लोवर किंगडम पहुंच जाता है। तो क्लोवर किंगडम पहुंचने के बाद आस्था और क्लोवर किंगडम में घूमने लगते हैं। जिधर आस्था को पर्पल फ्राई स्नेक मिल रहे थे तो उसने कहा चलो पकड़ लेते हैं। ओए आस्था, तू ये क्या खा रहा है? ये पर्पल फ्राई स्नेक है भाई, मुझे एक ओल्ड लेडी ने काफी सस्ते दामों में दिए तो मैंने खरीद लिए। क्या तू ट्राई करेगा? नहीं मैं ठीक हूँ, माफ कर। फिर वो घटिया स्नेक खाने के बाद आस्था और एंट्री एग्जाम की जगह पे पहुंचते हैं, जिधर ये लोग अपनी ग्रीमवोर के जरिए एंट्री करवाते हैं। नेक्स्ट पर्सन प्लीज। हाँ, ये तो वही 4 लीफ क्लोवर है, जरूर ये वही लड़का है जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं। थैंक्स। ये ले मेरी भी ग्रीमवोर से जल्दी से मेरी एंट्री कर दे। अभी ये कौन सी ग्रीमवोर है? ये ग्रीमवोर भी है कि ये लड़का मुझे चूना में लगा रहा है? हाँ ये मेरी ग्रीमवोर है, बस ये मुझे कुछ दिन पहले ही मिली है। ग्रीमवोर लगती तो नहीं है लेकिन चलो ठीक है, चल तू भी जा भाई। वैसे असल में दोस्तों इसमें आस्था भाई का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि आस्था भाई की बुक इतनी रेयर थी जिसके बारे में खुद आस्था भाई को भी नहीं पता था यार। लेकिन हमें क्या, तो हमने तो भाई बताना ही है ना। और यहाँ पे एंट्री करने के बाद आस्था और भाई एंट्री एग्जाम के हॉल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे पहले ही काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। और ये सारे बच्चे भी मैजिक नाइट एंट्री एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, जिधर तकरीबन सारे ही बच्चों पे छोटी चिड़ियाँ चुनटी हुई थी, जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड है तो मेजोरिटी एंटीवर्ड्स कहा जाता है, जो कि किसी भी मेज की माना पावर की अमाउंट को सेंस करके उसके पीछे लग जाती हैं। इट मीन्स जिसके पास भी कम माना होगा ये बर्ड्स उसके पीछे पड़ेंगी। लेकिन हैरानी की बात तो यही थी कि भाई के पास एक भी एंटीवर्ड नहीं आता, यानी कि तुम लोग खुद सेंस कर सकते हो ना कि भाई के पास कितनी ग्रेट अमाउंट में माना एबिलिटीज है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आस्था भाई की किस्मत खराब ही चल रही होती है और इसी वजह से सारी एंटी मैजिक बर्ड्स आस्था के पीछे लग जाती हैं। कोई मुझे बचाए प्लीज, कोई तो बचा दे यार। थैंक यू भाई मुझे इन बर्ड्स से बचाने के लिए। अबे भाई किसको बोला तूने, और ये हाथ तूने किसके कंधे में रखा है? क्या तू मरना चाहता है? असल में आस्था भाई ने गलती से ही एक ऐसे बंदे के कंधे पे हाथ रख लिया था जिसको आस्था भाई को भाई मर के भी नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी होता है। इसके बाद फिनरल और गॉर्डन जो कि इनके क्रू मेंबर्स हैं वो आते हैं और आस्था को आकर बचाते हैं। कैप्टन यामी हमें जाना होगा, सेरेमनी शुरू होने वाली है। बच्चे तू अभी के लिए तो बच गया है लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं बचेगा, तू मुझसे दूर रहियो। और फिर कैप्टन यामी के जाने के बाद आस्था सीकी से मिलता है, जिधर सीके यहाँ पे अकेला था तो वो आस्था से दोस्ती करने को बोलता है, जिसको आस्था भी डिनाई नहीं करता और सीके से ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद सेरेमनी शुरू होती है और तमाम मैजिक नाइट्स के कैप्टन एक एक करके स्टेज पे आते हैं। लेकिन दोस्तों मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इन कैप्टन्स को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन होते हैं पूरे क्लोवर किंगडम में। अबे वैसे ये बंदा उधर क्या कर रहा है? ओए वो बच्चा नहीं है बल्कि वो एक्वाडीर का कैप्टन रिल है। ओ अच्छा। और फिर इन कैप्टन्स के आने के बाद सेरेमनी शुरू हो जाती है, जिधर गोल्डन डॉन के कैप्टन इस सेरेमनी शुरू करते हैं और इन बच्चों को इस कंपटीशन के रूल्स बताते हैं, जिधर तमाम रूल्स सिंपल थे। हर स्टूडेंट को डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे और इनको पूरा करना होगा, जिसकी बेस पे तमाम कैप्टन्स अपने हाथ खड़े करके अपने स्टूडेंट को चूज करेंगे। लेकिन अगर एक स्टूडेंट पे 2 या 2 से ज्यादा कैप्टन्स ने हाथ उठा दिया तो फिर इस स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो किस स्क्वाड में जाना चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बाई चांस बता दूं कि इन सभी स्क्वाड में से सबसे अच्छा स्क्वाड, तगड़ा स्क्वाड गोल्डन डॉन के कैप्टन विलियम्स का है, जबकि सबसे बेकार और गंदा तरीन स्क्वाड जिसके अंदर कोई भी जाना नहीं चाहता, मर के नहीं जाना चाहता, वो और कोई नहीं कैप्टन यामी का ब्लैक बुल्स ही है। और फिर इसके बाद सेरेमनी शुरू हो जाती है, जिधर कैप्टन विलियम्स इन सभी स्टूडेंट्स को इनकी मैजिकल झाड़ू में देता है ताकि इनकी मैजिकल एबिलिटीज चेक कर सके। और इनका फर्स्ट टेस्ट था उड़ने का, क्योंकि जिसके पास भी थोड़ा बहुत भी मैजिकल पावर होगी वो इस पे इजीली फ्लोट कर सकता है। इसीलिए भाई किसी के हाथ में नहीं आते, क्योंकि भाई काफी हवा में उड़े होते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आस्था भाई की किस्मत खराब ही चल रही होती है और वो मैजिकल बून पे उड़ भी नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर मैजिकल पावर ही नहीं है, ये तो सबको पता है। इसके बाद दूसरे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आस्था भाई वैसे ही नॉर्मल से भी बिलो चल रहा होता है, यानी कि कोई परफॉर्मेंस नहीं। और फिर इसके बाद बारी आती है लास्ट टेस्ट की, 1 वर्सेस 1 कॉम्बैट फाइट की, जिधर कैप्टन विलियम्स इन सभी बच्चों को अपना एक राइवल चूज करने को बोलता है।
लेकिन अब आस्था भाई इधर किसी को भी नहीं जानता था, तो अपना वो राइवल नहीं चूज कर पाता। तो फिर यहाँ पे सीके आता है और वास्तव को कहता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई राइवल नहीं है तो मैं तुम्हारा राइवल बन जाता। ऐसे तो हम थोड़ी बहुत मैजिकल पावर को यूज करके ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे लड़ रहे हैं। इसके बाद आस्था भाई इजीली मान जाता है क्योंकि वो सादा बंदा था, और फिर इनकी फाइट शुरू होती है। लेकिन फाइट से पहले आस्था सीके से अपनी फुल पावर की जगह थोड़ी बहुत पावर को यूज करने को बोलता है ताकि ये दोनों ही एंट्री एग्जाम पास कर ले। लेकिन सीके यहाँ पे मना कर देता है। क्या तुझे लगता था कि मैं तेरे से इस टाइम तक ऐसे ही बात कर रहा हूँ? असल में तो मुझे एक ऐसा बकरा चाहिए था जिसका मैं इस्तेमाल करके ये एंट्री एग्जाम पास कर लूँ, क्योंकि मुझे ये पहले ही पता था कि ये एग्जाम के अंदर ये वाला टेस्ट पहले ही लिया जाएगा। मैंने तो बस तुझे अपने लिए इस्तेमाल किया। ओ भाई साहब, ये अल्फाज सुनकर आस्था भाई अंदर से ही टूट जाता है क्योंकि उसका कोई भी पहला दोस्त नहीं था और ये सेके इसका पहला तरीन दोस्त था और इसी ने इसको धोखा दे दिया। और फिर इनकी फाइट स्टार्ट होती है। इधर सारे लोग सीके की तारीफ कर रहे थे कि उसने कैसे आस्था को इस्तेमाल करके अपने लिए ये एंट्री एग्जाम पास करने का आसानी से रास्ता बना लिया। जिधर दूसरी तरफ से सीके अपनी मैजिकल पावर को यूज करके आस्था पे हमला करता है, लेकिन सीके को अभी तक ये नहीं पता कि उसका सामना किससे हुआ है। और फिर आस्था भाई अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड निकालता है और सीके के इस अटैक को खत्म करते हुए सीको को एक अच्छा सबक सिखाता है। डोंट यू डेयर एवर, जिस किसी ने भी मेरे सपने के आगे आने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बनना है एक दिन विजिट किंग। और वैसे ये दोस्तों फर्स्ट टाइम था कि जब लोगों ने आस्था की ट्रू पावर्स को पहली बार देखा था, कैप्टन्स ने भी। इसलिए लोग आस्था की पावर को देखकर काफी हैरान थे और पीछे से शोर भी मचा रहे थे कि यार इस बंदे के पास क्या पावर है। दूसरी तरफ से फिनल को आस्था की पावर पे थोड़ा बहुत शक होता है कि शायद ये किस तरह की मैजिकल क्रिएशन की पावर है, लेकिन कैप्टन यामी फिनल को बताते हैं कि असल में इस लड़के के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार छुआ था तो इसके अंदर से मुझे कोई भी माना सेंस नहीं हुआ था। ये सब कहने के बाद सीके को उठाया जाता है और टूर्नामेंट दोबारा से शुरू कराया जाता है, जिसमें सारे ही लोग अपनी पावर शो कर रहे थे। और इस टाइम पे पीछे से सलीम आता है जो कि काफी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, जो कि एक नोवेल भी था। असल में तो सलीम यहाँ पे यूनो के साथ अपना ड्यूल करने की ऑफर देने के लिए आया था, जिसको यूनो इनकार नहीं करता और सलीम से लड़ने के लिए चले जाता है। अखाड़े में आने के बाद सलीम और यूनो की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है। हाँ, मैं तो शायद भूल ही गया था, तुम्हें तो 4 लीफ क्लोवर ने सिलेक्ट किया है, लेकिन तुम कभी भी हम रॉयल्स और नोवेल्स के सामने कभी भी नहीं टिक सकते, यू फिल्थी लिटिल एनिमल। ओ भाई साहब, सलीम तो जेलसी के मारे काफी आगे तक निकल गया था, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि उसका सामना किससे हुआ है। इसके बाद ड्यूल स्टार्ट होता है और सलीम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और जिससे दोस्तों लिटरली धरती तक कांपने लगती है। लेकिन यूनो भाई को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि यूनो भाई विंड टोर्नेडो मैजिक को यूज करके सलीम के इस अटैक को काउंटर अटैक करता है, जिससे शायद मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन सलीम भी हवा में उड़ने लगता है और मैजिक खत्म होने के बाद नीचे जमीन की आकर चुम्मी लेता है, जैसे कि सिक्के ने भी थी ना। इसके बाद ये मौत का तांडव शुरू होता है। इधर कैप्टन मोस्टली ही प्लेयर को रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ कैप्टन चूज भी कर रहे थे। अब ये देखकर तो भाई आस्था भाई की हालत फुल टाइट हो जाती है। इसके बाद यूनो भाई की बारी आती है और जिस तरह ही यूनो अपनी पोजीशन पे जाता है तो भाई साहब सारे ही के सारे कैप्टन्स यूनो के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं। और लिटरली यार ये क्लोवर किंगडम की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी भी प्लेयर की ये सारे कैप्टन्स के हाथ खड़े हुआ। इसके बाद यूनो भाई की पूरी मर्जी थी कि वो कौन सा स्क्वाड चूज करता है और यूनो भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड द गोल्डन डॉन को सिलेक्ट करता है। और फिर यहाँ पे बारी आती है हमारे आस्था भाई की। अब आस्था भाई पहले ही परेशान बैठे हुए थे और इसी परेशानी की हालत में आस्था भाई अपनी पोजीशन पे जाता है और इसका नाम पुकारा जाता है, प्लेयर 165 कम टू द स्टेज। क्या कोई इसको अपनी टीम में लेना चाहता है? क्या कोई इसको अपनी टीम में लेना चाहता है? प्लीज गॉड प्लीज, मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, मुझे कोई भी यानी कि कोई भी स्क्वाड का कैप्टन प्लीज हाथ खड़ा कर लो, मुझे अपने स्क्वाड में ले लो प्लीज गॉड। नो हैंड्स, आप जा सकते हो। और भाई आस्था को यानी कि सारे कैप्टन्स रिजेक्ट कर देते हैं और आस्था को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे हार गया। लेकिन फिर पीछे से ब्लैक वुल्स के कैप्टन द कैप्टन यामी की आवाज आती है, ओ बच्चे तुझे क्या लगता है कि तू इतनी ही आसानी से द विज़र्ड किंग बन जाएगा? क्या तुझे हम यहाँ पे खड़े हुए दिख नहीं रहे? और फिर कैप्टन यामी आस्था को अपनी ट्रू पावर दिखाता है, जिसको देखने के बाद आस्था भाई के तो भाई टट्टे शार्ट हो गए थे। और फिर दूसरी तरफ से कैप्टन यामी आस्था के पास आते हैं, इससे आस्था के तो भाई टोटली टट्टे शार्ट।
ओए बच्चे, तुझे क्या लगता है इसके पास ना ही कोई मैजिकल पावर है और ना ही वो मैजिक करना जानता है? क्या तू सच में हम सब के नाव के 9 मैजिक नाइट्स को पार करके बन जाएगा विज़र्ड किंग? सर में हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आज आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं फिर भी विज़र्ड किंग बनने का ख्वाब नहीं छोड़ूंगा और मैं ट्राई करता रहूंगा जब तक कि मैं बन नहीं जाता विज़र्ड किंग। बच्चे, तू तो बड़ा फनी है, तू मुझे काफी अच्छा लगा। तो चल, मैं तुझे ऑफर देता हूँ, क्या तू ब्लैक बुल ज्वाइन करेगा? और हाँ, मना करने की गलती करी मत, वरना मैं तुझे मार दूंगा। जी आमिर सर, जी 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 ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह आस्था और यूनो भाई को इनके अपने अपने स्क्वाड मिलते हैं। इधर आस्था भाई को वर्स्ट से वर्स्ट स्क्वाड द ब्लैक बुल्स मिलता है, जबकि यूनो भाई को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड द गोल्डन डॉन का मिलता है। लेकिन अब क्या करें, आस्था भाई इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आस्था भाई के पास कोई चारा भी नहीं है ना। इसके बाद ये इवेंट खत्म होता है और फिर ये लोग अपने अपने बेस जाने लगते हैं। अबे यूनो, साइड में हट, मुझे टट्टी लगी है। लेकिन उससे पहले आस्था भाई को एक छोटा सा काम था। वो फिर आस्था टट्टी करने के लिए वॉशरूम चला जाता है और फिर इधर से सेक्की आता है, आस्था के वॉशरूम जाता है और एक लिजर्ड को आस्था पे छोड़ने लगता है ताकि वो अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन पूरा कर सके। ये ही मौका है सिक्के तेरे पास। और फिर पीछे से यूनो आ जाता है, ऐसे कि तेरा यहाँ पे जो भी इरादा है, तू आस्था को अकेला छोड़ दे, क्योंकि तू उसके मुकाबले का नहीं है, क्योंकि वो मेरा राइवल है। अच्छा भाई ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बस मैं तो वैसे ही घूमने आया था, मैं तो बस जा रहा हूँ। अबे यार, बड़ी जोर की आई हुई थी, पता नहीं, शुक्र है। और फिर आस्था वॉशरूम से फारिग होने के बाद जब वॉशरूम से निकलता है तो कैप्टन यामिस को पकड़ लेते हैं। और बच्चे, तू कहाँ पे मर गया था? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। कैप्टन यामी, मैं तो बस जरा टट्टी करने के लिए गया था, मुझे बड़ा जोर का आया हुआ था, ऐसे भी काफी लंबा था तो निकलने में काफी टाइम लग रहा था। फिर पोर्टल खोल कैप्टन यामी। और दोस्तों, इस तरह आस्था अपने ब्लैक बुल्स के पेस पहुंचता है। तो अब से ये मेरा नया घर है। तो दोस्तों, मैं तुम्हारा न्यू रिक्रूट हूँ, मेरा नाम है आस्था। तो बच्चे, ये हैं हम, तमाम स्क्वाड में से सबसे खराब स्क्वाड, द ब्लैक बुल्स। और दोस्तों, इस तरह आस्था अपने मैजिक स्क्वाड का न्यू मेंबर बन जाता है। मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे दोबारा कोशिश करनी होगी। बाल बची। ऐसे दोस्तों, आस्था के तमाम ब्लैक बुल मेंबर्स पागल थे, इतने पागल थे कि मैग्ना और लक लड़ रहे थे। ये सेक्सी लड़की आधे कपड़े पहनकर इधर हमेशा टल्ली पड़ी रहती है, कौश बश अपनी बहन को देखता रहता है और 4 में सिर्फ खाना ही खाती रहती है, जबकि ग्रे कुछ बोलता ही नहीं है, जो कि सिंपली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करते हैं शायद। अच्छा, अब ये मेरी फैमिली है, तो अब मैं इनमें से एक ही हूँ, तो इसलिए मेरा नाम है आस्था और मैं हाज विलेज से आया हूँ और मैं एक दिन बनूंगा द विज़र्ड किंग। बच्चे, मुंह बंद कर। और फिर दोस्तों, यामी की गुस्सेलदार आवाज सुनकर ये सारे यामी को गले लगाने के लिए आते हैं, जिसमें से यामी इनको डराकर इधर बिठा देता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको हमारे एक न्यू रिक्रूट से मिलवाना चाहता हूँ। ये लड़का किधर गया? आई एम डेड। हाँ, तो मैं आज आपको हमारे न्यू रिक्रूट से मिलवाना चाहता हूँ। चल, अपना नाम बता। मेरा नाम है आस्था और मैं हाथ विलेज से आया हूँ। और फिर आस्था के इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फिनल आस्था को बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन इंट्रोडक्शन के दौरान ही वेनेसा अपने आस्था भाई पे डोरे डालने लगती है और इसको ड्रिंक के लिए भी ऑफर करती है। लेकिन आस्था भाई सिस्टर लिली से प्यार करता था ना, तो धोखा नहीं दे सकते थे उसको, तो वो मना कर देता है। और फिर इंट्रोडक्शन के दौरान आस्था मैग्ना और लक से भी मिलता है। इसके बाद क्या था दोस्तों, यामी सर आस्था को मैग्ना के हवाले कर देते हैं। इधर मैग्ना आस्था का टेस्ट लेने वाला था, जिधर ये सारे लोग आस्था की एबिलिटीज को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं और फाइट एंजॉय करते हैं। और फिर मैग्ना आस्था को इसकी ब्लैक पुल्स रोप दिखाता है और इसको आस्था को देने के चक्कर में मैग्ना आस्था से जो भी कहता है आस्था को करना पड़ता है। सो आस्था, देखते हैं तेरे में कितना दम है। 500 क्रंचीज, 500 पुशअप्स, इस पत्थर पे अपना सर मार। आउच आउच आउच, यार मैं तो मर गया। तो अच्छा, क्या मुझे मेरी रोप मिलेगी? बच्चे, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे लगता है कि ये रोप लेना इतना आसान है? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये अब पता चलेगा तेरे फाइनल राउंड में, जब तू मेरा अटैक रोकेगा या डिफेंड करेगा। और फिर दोस्तों, आस्था का होता है 1 वर्सेस 1 सीरियस मैच, और वो भी मैग्ना के साथ। तो बच्चे, क्या तू रेडी है? यस सर। और फिर दोस्तों, मैग्ना सर अपने ग्रीम वॉर को यूज करते हुए अपने ग्रीम वॉर में से एक बैट निकालता है और आस्था पे एक जायंट फायर बॉल मिसाइल कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ से आस्था भाई भी अपनी ग्रीम वॉर से अपनी मैजिकल स्वॉर्ड
निकाल लेता है। और वैसे दोस्तों मैं तुम्हें सीरियसली बता दूं, आस्था भाई को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अटैक को कैसे डॉज करेगा, क्योंकि इस अटैक की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। क्योंकि अगर आस्था इस मैजिक को अपने एंटी मैजिक शॉट से कट करेगा तो मैजिक फिर भी इसको ऊपर लग जाएगा। लेकिन फिर भी आस्था भाई हार नहीं मानता और वो गलती से ही मैजिक को डिफ्लेक्ट करना जान जाता है। और इसको कुछ समझ भी नहीं पता कि भाई मैं उसने कैसे मैजिक को डिफ्लेक्ट किया। बस उसने एक छक्का मारा और वो छक्का सीधा मैग्ना के सर पे जाकर लगा। इसके बाद मैग्ना सर तो मर ही जाता है। जस्ट किडिंग। असल में मैग्ना सर गुस्से के मारे पागल हो जाता है और गुस्से में ही निकलता है और आस्था के पास जाकर आस्था को शाबाशी देता है। वैसे दोस्तों शाबाशी कम थी, वो ज्यादा बस उसको कूट ही रहा था। और दूसरी तरफ से कैप्टन यामी पर्सनली काफी खुद इम्प्रेस होते हैं हमारे आस्था भाई से कि कैसे एक बच्चा जो कि एक ही टाइम पे मैजिक को कैंसिल कर सकता है और अपने ओपोनेंट के मैजिक को डिफ्लेक्ट भी करना जानता हो। सो इंटरेस्टिंग है। और फिर दूसरी तरफ से पूरा का पूरा ब्लैक बुल्स भागकर आस्था भाई के पास आता है और आस्था को अपना न्यू स्क्वाड मेंबर तस्लीम कर लेते हैं और उसको एक वार्म वेलकम भी दिया जाता है। और फिर दोस्तों इन सब की होने के बाद मैग्ना आस्था को इसकी रोप देता है। और दोस्तों ये वो रोप थी जिसके लिए आस्था ने इतनी गालियां खाई, लोगों के इतने ताने सुने खाली विज़र्ड किंग बनने के लिए। तो भाई इसको आप सही डिजर्व करता था ना भाई। तो भाई सच में आस्था भाई इसको डिजर्व करता था। इसके बाद वेनेसा इसमें से एक लास्ट फाइनल टच देकर हमारे लॉन्डे को तैयार कर देती हैं, जिसके बाद ये सारे लोग बहुत खुश थे इसलिए। और फिर मैग्ना आस्था को इसका कमरा दिखाता है जिधर काफी ज्यादा जाले लगे हुए थे। लेकिन आस्था भाई इसमें भी खुश होता है क्योंकि बैक एट द चर्च आस्था तो खाली अपनी चड्डी के साथ ही अपने तमाम बहन और भाइयों के साथ सोता था और यहाँ पे तो इसके पास एक कमरा मिल जाता है, चाहे जैसा भी हो, जाली क्यों ना लगे हों। जबकि दूसरी तरफ से देखा जाए तो यूनो आस्था के मुकाबले में एक 5 स्टार होटल से भी अच्छा ज्यादा बेहतरीन कमरा मिलता है। लेकिन क्लॉज जो कि यूनो का सीनियर है वो यूनो को काफी बातें सुनाता है और उसको जलील करता है, ताने देता है कि कैप्टन वन जिसने यूनो जो कि एक गाँव का लड़का है, एक कॉमनर है, उसको अपने स्क्वाड में एंट्री दे दी। और फिर अगले दिन एक नई सुबह होती है आस्था की, क्योंकि आस्था का पहला दिन जो था और आस्था इसी खुशी में बाहर निकलता है। लेकिन एक पिलर से टकरा जाता है, जिसके बाद मैग्ना इधर आता है। ये बच्चे कैसा है? मैग्ना सर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे कोई बात पूछ सकता हूँ? क्या बच्चे? मैग्ना सर कल रात को तो ये पिलर इधर नहीं था, फिर आज इधर कैसे आ गया? अच्छा तो ये है आस्था, तो बात बड़ी सिंपल है कि ये बिल्डिंग पूरी रोटेट करती रहती है, तो कल जो इधर नहीं था वो आज इधर है। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, तू इसे एडजस्ट करना जान जाएगा, तुझे आदत हो जाएगी। जिसके बाद मैग्ना आस्था को बेस का टूर कराने के लिए ले जाता है। और आस्था ये देख रहा है, ये है हमारा डाइनिंग हॉल, इधर हम जितना चाहें उतना माल ठूस सकते हैं। और ये है हमारा बाथरूम जहाँ में तुम कभी भी आकर रेस्ट कर सकते हो। आउट आउट ये बहुत गर्म है। और फिर ये है हमारा पब्लिक वॉशरूम। क्या तुम दोनों मेरे हाथों में मरना चाहते हो? मैग्ना सर ये क्या है? आस्था ये बस कैप्टन यामी के प्यारे से पपीज हैं, उनकी अब छोटी सी हॉबीज हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी मुझे पता है कि ये बात थोड़ी सी ऑकवर्ड है, लेकिन पहले इनको मैं संभालता था, आज से इनको तुम संभालोगे एक मर्द की तरह। चलो जाके इसको खाना खिलाओ। अच्छा ये किटी किटी ये खा लो आ। और फिर इसके बाद आस्था और मैग्ना दोबारा से आदमगोज मिलाने लगते हैं अनटिल कि इनकी मुलाकात नोवेल से नहीं होती। अब तुम्हें नोवेल के बारे में नहीं पता तो मैं पहले ही बता दूं कि नोवेल असल में आस्था की तरह दूसरी रिक्रूट थी, जिसको यामी ने आस्था के साथ ही सेलेक्ट किया था। लेकिन ये बहुत ही नचड़ी लड़की होती है यार। हेलो मेरा नाम आस्था है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हाथ हटाओ गंदी नाली के कीड़े। गंदा कीड़ा? हाँ गंदे कीड़े। ये मेरा नाम है नोएल सिल्वा और मैं रॉयल किंगडम से क्या 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 तुम रॉयल हो? और अब दोस्तों रॉयल का सुनकर आस्था भाई नोवेल को प्रेस करने लगता है, क्योंकि इस किंगडम में रॉयल और नोवेल्स के अंदर काफी तगड़ी अमाउंट में माना होता है। और वैसे भी ये रॉयल्स है ना, बात तो समझ सकते हो। और फिर इसके बाद आस्था को याद आता है कि इसने तो मुझे गंदा कीड़ा बोला था, जिसकी वजह से जब आस्था नोवेल को ये वर्ड्स वापस लेने को बोलता है तो वो मना कर देती है। और फिर इसके बाद जब मैग्ना भी आस्था की हिमायत लेता है तो नोवेल और चिढ़ जाती है, जिसकी वजह से नोवेल आस्था को इसकी औकात दिखाने के चक्कर में इस पे अपने वाटर क्रिएशन मैजिक से अटैक करती है। लेकिन ये अटैक आस्था को लगने के बजाय मैग्ना को लग जाता है।
इसके बाद नोवेल तो मुंह टेढ़ा करके साइड पे हो जाती है और जब वैगना इस पे अटैक करने की वजह पूछता है तो नोवेल कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी रोप फेंक कर उधर से चले जाती है। इसके बाद आस्था भाई की तो सच में ये वाली हालत थी। और फिर नेक्स्ट डे आज विलेज में आस्था और यूनो के लेटर्स आते हैं। इसको पढ़ने के लिए सभी पागल हो रहे थे, स्पेशली फादर। मुझे पता था कि यूनो तुम कर लोगे, यूनो भाई ग्रेट हैं, यूनो भाई तो ग्रेट हैं। वैसे आस्था के लेटर में क्या लिखा हुआ है सिस्टर लिली, क्योंकि मुझे तो इसकी खिचड़ी पढ़ना नहीं आती। और वैसे तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि भाई आस्था की राइटिंग एक 2 क्लास के बच्चे से भी ज़्यादा फारिग होती है। इससे अच्छे तो राइटिंग डॉक्टर्स की हो जाती है यार। एक्चुअली आस्था ने भी एग्जाम पास कर लिया है। क्या? इसके बाद यार सच में मैं बताऊं ना, फादर काफी दुखी होता है क्योंकि फादर आस्था को सच में बहुत प्यार करता था, यूनो से भी ज्यादा, और वो चाहता था कि आस्था इनको छोड़कर कभी भी कहीं ना जाए। इसके बाद दूसरी तरफ से आस्था सुबह सुबह उठता है तो और बाहर जाकर देखता है तो इस पे एक दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर ने अपने वाटर मैजिक से हमला कर दिया था, जो कि ठीक आस्था के मुंह पर आकर लगता है। और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब आस्था जाता है तो आस्था को पता चलता है कि नोवेल के सारे अटैक ही सभी जगह लग रहे हैं सिवाय टारगेट के। और ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि सिल्वर फैमिली के दूसरे बहन भाई नोवेल को ताने मारते थे। इस तरह आजकल के ड्रामा में सास बहुओं को ताने मारती है ना यार, कि तुम कमजोर हो, तुमसे कोई काम नहीं होता, तुम किसी काम की हो ही नहीं, तुम तो हमारे खानदान का नाम ही डुबोगी। और इवन कि इसके सबसे बड़े भाई नोवेल इसको इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार भी नोवेल को ही ठहरा दिया था। इसके बाद नोवेल की नजर आस्था पे बढ़ती है। हाय, और फिर भाई साहब नोवेल के दिमाग में एक ही चीज थी कि ये भी इसके बहन भाई और दूसरे अमीरजादों की तरह इसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन आस्था हरगिज़ ऐसा नहीं करता। मगर फिर भी इन सब आवाजें और डिप्रेशन की हालत में नोवेल आस्था पे अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर देती है ताकि आस्था इसका मजाक ना उड़ा सके। लेकिन ये अटैक नोवेल पे ही भारी पड़ जाता है और नोवेल एक बहुत बड़े वाटर बॉल के अंदर फंस जाती है। इसके बाद कैप्टन यामी और ब्लैक वुल्स के बाकी टीम मेंबर भी इधर आ जाते हैं। लगता है कि किसी की मैजिकल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इट्स सो कूल यार। हाँ, लगता है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो इससे किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ए फिनरल, तू कुछ कर सकता है? नहीं सर। फिर वो मैजिक कैंसिल करने वाला बच्चा कहाँ गया? लगता है कि वो आ गया। जा बच्चे, जाकर वो मैजिक कैंसिल कर आ और अपनी लिमिट्स को सरपास कर। और फिर दोस्तों आस्था आसमान में जाकर एंटी मैजिक स्वॉर्ड निकालता है और नोवेल के इस मैजिक को कैंसिल कर देता है। और फिर मैजिक कैंसिल होने के बाद फिनरल इनको सही सलामत लैंड करवा देता है। हा बच्चे, तू बड़ा काम का है, तूने अच्छा काम किया। इसके बाद इनकी नजर नोवेल पे पड़ती है क्योंकि इस टाइम में भी अपनी फैमिली और लोगों की बातों को सोच रही थी। और फिर यहाँ पे हमारे आस्था भाई आते हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास काफी रेयर और इंसेन टैलेंट है, जबकि मेरे पास तो सच में कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। बस तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है और फिर तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। जिसको सुनने के बाद नोवेल इन सबको देखती है, जिधर कोई भी इसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि इसकी इतनी इनक्रेडिबल पावर्स को देखकर इसको और अप्रिशिएट कर रहे थे। ये देखकर तो यार मेरी आंखों में सच में आंसू ही आ गया। और फिर हमारा आस्था भाई नोवेल को सारी जिंदगी के लिए अपना बनाने के लिए हाथ आगे करता है। जस्ट किडिंग यार, बस उसको उठाने के लिए हाथ दे रहा था। और वैसे इस हाथ को पकड़कर नोवेल सच में ही अपना दिल आस्था को दे देती है, जो कि तुम्हें आगे ही पता चलेगा। क्योंकि यार ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाती है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये एपिसोड काफी गंदी लगी होगी, क्योंकि पिछली वीडियो का जो तुमने हाल किया था यार वो मैं नहीं भूल सकता। यानी कि यार तुम्हें खाली 20 कमेंट्स का बोला था और तुमने खाली 2 ही कमेंट्स किए। लेकिन चलो छोड़ो, ऐसे मैं खुश हूँ कि मुझे उससे 12 सब्सक्राइबर भी मिले थे, तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो यार अगली वीडियो के लिए यही बोलूँगा कि प्लीज लाइक्स कर देना, कॉमेंट की जगह लाइक्स पे आ गए यार। अब तुम्हारी वजह से ये देखो हालत करना पड़ रहा है। ऐसे अगर जो भी कॉमेंट करना चाहे तो यार कर देना, मैं वीडियो में अगली वीडियो में मेंशन कर दूंगा सिंपली। सो बाय बाय यार, अपना फिर ख्याल रखना। And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see, whoa.